चलिए आज पार्ट 2 देख लेते हैं, इसके बाद का क्या कहानी है इसका। चलिए तो पढ़ा दिए थे। अब हम लोग समझते हैं, है ना, हम लोग समझते हैं कि कांग्रेस की जो गठबंधन में जो थी, कांग्रेस की जो गठबंधन थी उसमें अलग अलग गुट, गुट का मतलब होता है लोगों का समूह, है ना, गुट का मतलब होता है लोगों का समूह, अलग अलग गुट शामिल थे और यह पार्टी भी उभर रही थी, पार्टी के रूप में क्या हो रही थी, उभर रही थी, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों का समूह होता है जो अलग चीजों को मानता है, उसे ही गुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुट, ठीक है। इसका कहता है विपक्ष पार्टी हमेशा कांग्रेस या गुटों पर दबाव बनाती थी। जो विपक्ष पार्टी होता है, अब आपको पता है कोई भी, देखिए एक होता है सत्ताधारी, सत्ताधारी उसको कहा जाता है, जरा इस पर हम चर्चा करते हैं, है ना। सत्ताधारी उस पार्टी को कहा जाता है, देखिए सत्ताधारी, ठीक है, सत्ताधारी हो गया, एक हो गया विपक्षी, विपक्षी दल, दो चीजें होती है। जैसे अभी मान के चलिए अभी वर्तमान समय में आपका सत्ता में कौन है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो विपक्षी कौन हो गया, कांग्रेस हो गया। उस समय, उस समय जो था सत्ता में कौन था, कांग्रेस था, तो विपक्षी कई तरह के पार्टी थे, कम्युनिस्ट पार्टी थे, सोशलिस्ट पार्टी थे, बहुत सारे पार्टी थे, ठीक है। तो जो विपक्षी पार्टी थे उन वो लोग क्या करते थे, इन गुटों पर अपना दबाव बनाते थे, उसको तोड़ने की कोशिश करते थे, ठीक है, ताकि वो हम में आकर के मिले और हम फिर राजनीति में आए। तो ये सब जो है वहां पर कहानी हो रहा था, क्लियर है। कहता कि पार्टी के भीतर मौजूद अलग अलग समूह गुट कहा जाते हैं। अब देखो गुट किसे कहा जाता है, कि पार्टी के अंदर जो मौजूद अलग अलग समूह था वो क्या कहलाता था, गुट कहलाता था। किसी को कोई दिक्कत, गुट क्या होता है। चलिए इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में जान लेते हैं बाबू, है ना। ये व्यक्ति कौन थे, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इनके बारे में समझ लेते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे। सबसे पहली बात तो बाबू इसका जन्म याद रखना है, 1888 ईस्वी, जन्म याद रखना है। इसका कितना में हुआ था, तो 1888 ईस्वी, और मरा कितना था, तो 1958 ईस्वी में इसकी मौत हो गई थी। कौन, मौलाना अबुल कलाम। बाबू नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा ये कौन थे, मुस्लिम थे, लेकिन सबसे बेस्ट आदमी थे, ठीक है। अब देखिए कहता है कि इसका पूरा नाम या मूल नाम अबुल कलाम मोहुद्दीन अहमद था। याद रखिएगा पूरा नाम क्या था, मोहुद्दीन अहमद, ठीक है, मोहुद्दीन अहमद था। मौलाना अबुल कलाम का आजाद क्या था, है ना, मोहुद्दीन अहमद, ठीक है। कहता कि यह इस्लाम के विद्वान थे, इस्लाम मुस्लिम धर्म है, इस्लाम, ठीक है, इस्लाम के क्या थे, विद्वान थे। जैसे आप लोग देखिएगा हिंदू धर्म में भी कई सारे बाबा होते हैं, आई बाबा तो खैर आजकल कांड करते वो अलग चीजें है, समझ में आ गया, है ना। बाबा जिस तरह से हिंदू धर्म में है उसी तरह से मुस्लिम धर्म में क्या है, विद्वान थे मुस्लिम धर्म के, कौन, अबुल कलाम आजाद, है ना। इसके बाद कहता है कि यह स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के भी नेता थे। स्वतंत्रता सेनानी कहने का मतलब यह कि अंग्रेजों को भगाने में या स्वतंत्रता में सबसे बड़ा या अहम योगदान इनका भी था। तो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, साथ ही साथ किसका नेता थे बाबू, ये कांग्रेस के भी नेता थे, यानी कांग्रेस पार्टी के ये क्या थे, नेता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे, हिंदू मुस्लिम एकता के भी क्या थे, प्रतिपादक थे, और विभाजन के विरोधी थे। आप देखिए पहले प्रतिपादक का मतलब समझेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता, यानी ये इस पर जोर देते थे। ये अबुल कलाम आजाद जो है बाबू, ये कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक होना है, अलग अलग नहीं होना है, यानी ये विभाजन के क्या थे, विरुद्ध थे। ये नहीं चाहते थे कि आजादी के बाद क्या हो, विभाजन हो, लेकिन कई तरह की परिस्थितियों के कारण विभाजन हुई, जो हम लोग लेसन एक में देखे थे, ठीक है। विभाजन का क्या क्या परिणाम निकला बाबू, वो सब चीजें हम लोग समझे थे, किस तरह से दंगे फसाद हुए, कितने मासूम लाखों लोगों की जान गई, ये सब चीजों को हम लोग कवर कर लिए थे। तो ये क्या थे, विभाजन के विरोधी थे, यानी ये नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम क्या हो, विभाजन हो उसमें, और किसी को कोई समस्या हो, ठीक है। अब कहता है कि विभाजन के विरोधी थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान सभा में, आप लोग को पता होगा संविधान सभा, जब संविधान का गठन हो रहा था, संविधान सभा में जो सदस्य थे, अस्थायी और अस्थायी सदस्य थे। तो ये भी बाबू संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, याद रखना संविधान सभा के सदस्य भी थे। अब कहता आजाद भारत में बने सबसे पहले यह शिक्षा मंत्री भी थे। पूछता है जीके कि भारत का, यानी स्वतंत्रता के बाद जो भारत आजाद हुई थी, तो भारत का सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री कौन था, याद रखिएगा, मौलाना अबुल, है ना, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ये जीके में पूछ देगा या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, चांसेस है। इसकी जन्म कब हुई थी बाबू, 1858 में, सॉरी 88 में, 1888 ईस्वी में, और मरे कब थे, तो 1958 में। किसी को कोई दिक्कत, क्या इसका कंप्लीट हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम के बारे में कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद है राजकुमारी अमृत कौर के बारे में।
ये भी बाबू क्या थी, ये भी जो है स्वतंत्रता संग्राम में सहायता की थी, राजकुमारी अमृत कौर। चलिए, इसका जन्म कितना है बाबू, 1889 से 1964 यानी 1800 है ना 89 से 1964 ईस्वी। जन्म कितना में हुआ था, तो 1889 में। जन्म कितना में हुआ था, 1889 ईस्वी में। और 1964 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, 1964 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब कहता है कि यह भी स्वतंत्रता सेनानी थी। क्या थी, स्वतंत्रता सेनानी। अभी तुरंत बताए थे, स्वतंत्रता सेनानी किसे कहते हैं, जो स्वतंत्रता में भाग ली थी। ठीक है, जो स्वतंत्रता में कदम से कदम मिला करके यहाँ पर भारतीयों को ही साथ दी थी। ठीक है, अंग्रेजों को भगाने के लिए। अब पता है कि कपूरथला के जो है राज परिवार में इन्होंने जन्म ली थी। अब ये राजा की बेटी थी, राज परिवार में जन्म ली थी, फिर भी ये गरीब लोगों की भलाई के लिए स्वतंत्रता संग्राम में उतरी थी। तो क्यों नहीं नाम याद रखा जाएगा, इसीलिए तो आज पढ़ रहे हैं। इतिहास उसी को इतिहास उसी को नाम उसी को दुहराता है, उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है जो बाबू कुछ ऐसा काम करते हैं। ठीक है, बाकी तो लोग तो कई जन्मे लाखों करोड़ों, थोड़ी ना सबका नाम हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद देखेंगे विरासत में मात्र से ईसाई धर्म मिला। ये किस धर्म की थी बाबू, ईसाई धर्म की। याद रखना, ये किस धर्म की थी, ईसाई धर्म की। और पहले स्वास्थ्य मंत्री 1957 तक थी। तो भारत स्वतंत्र भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री भी राजकुमारी अमृत कौर थी, याद रखिएगा। और स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन, मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री कौन, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, याद रहेगा। तो किस धर्म से बिलोंग करती थी, ईसाई धर्म से। किस परिवार में जन्म ली थी, राज परिवार में, कपूरथला के राज परिवार में जन्म ली थी। ठीक है, और कब तक मंत्री रही है, 1957 ईस्वी तक। कब तक रही, 1957 ईस्वी तक। किसी को कोई दिक्कत। चलिए, अब हम लोग समझते हैं केरल में कम्युनिस्ट पार्टी। बाबू कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तो अन्याय हुआ था, चलिए देखते हैं केरल में कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए, इसका कहानी हम बता देते हैं। देखिए, आपको पता है कि आपको बता दे कि उस समय कांग्रेस भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, कई सारे पार्टी थे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पार्टी थी, है ना। दबदबा तो कांग्रेस का था ही, क्योंकि कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, है ना, महान क्रांतिकारी लोग भी थे, तो लोग उसको ज्यादा फॉलो करते थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो बाबू, इसमें हुआ क्या था, केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो क्या हुई, 1957 ईस्वी में। देखिए कितना में, 1957 ईस्वी में जो कांग्रेस थी वो केरल में हार गई। कांग्रेस सब जगह से जीता, कांग्रेस सब जगह से जीता, लेकिन केरल में हार गई। कौन, कांग्रेस। पूरे भारत से तो जीत गया था, हालांकि कई ऐसे सारे जगह पे थे जहां पर कांग्रेस की हार हुई थी, लेकिन केरल में खास करके कांग्रेस की हार हुई। और यहाँ पर जीता कौन था, कम्युनिस्ट पार्टी जीता था। कौन था ये बाबू, कम्युनिस्ट पार्टी जीता था। और कम्युनिस्ट पार्टी जो जीता था, तो इसको जो है नंबूद्रीपाद, ईएमएस नंबूद्रीपाद, क्या है, ईएमएस नंबूद्रीपाद को जो है राज्यपाल ने क्या किया, यहाँ का क्या कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। क्या किया, राज्यपाल मुख्यमंत्री बना दिया। किसमें, केरल में। केरल में क्या किया, केरल में कांग्रेस की पार्टी हार गई और राज्यपाल किसको बना दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी के नंबूद्रीपाद को बना दिया। अब देखिए क्या क्या होता है, कांड क्या होता है वहां पर। देखिए संविधान में एक आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स है बाबू कितना, तो संविधान में एक आर्टिकल्स है 356। संविधान में एक आर्टिकल्स है 356, इसके बारे में पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यह आर्टिकल्स क्या कहता है, यह आर्टिकल्स राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को, यह आर्टिकल्स केंद्र सरकार को यह पावर देता है, यह शक्ति देता है कि आप किसी भी राज्य सरकार के गवर्नमेंट को आप बर्खास्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अगर वो गलत काम करे तो। जैसे अभी देखिए, अभी केंद्र सरकार के पास पावर है कि मान के चलिए अभी सीएम नीतीश कुमार है, तो मान के चलिए अगर सीएम नीतीश कुमार गलत कर रहा है तो केंद्र सरकार को पावर है संविधान के तहत कि उसको बर्खास्त कर देगा, हटा देगा। यही कांड हुआ इनके भी साथ। अब वहां की स्थिति क्या थी कि किसानों, देखा कि किसानों लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा था, केरल में ठीक ठाक से काम नहीं हो रहा था। कांग्रेस तो उस समय केंद्र सरकार में कौन था, कांग्रेस था, केंद्र में कांग्रेस था, और केरल में कांग्रेस हार गई थी। अब देखा कि काम ठीक ठाक से नहीं कर रहा है, क्या किया, इसको संविधान का 356 लगाया, कहा निकलो तुम। अब इसको क्या इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। कौन से जरिए, तो देखो सरकार के विरुद्ध एक मुक्ति संघर्ष छेड़ा, किससे, मुक्ति संघर्ष छेड़ करके सरकार ने 1959 ईस्वी के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत इसको क्या कर दिया, इस सरकार को बर्खास्त कर दिया, हटा दिया। यानी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो जीती थी उस पार्टी को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। फिर से इलेक्शन हुआ, फिर से कांग्रेस आ गई। तो
तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ देखने को मिला। तो चलिए कुछ चीजें देख लेते हैं। कहता 1957 की विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी केरल की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट हासिल की, यानी जीत की, है ना। इसको 126 सीटों में 60 सीट, यहाँ पर सीट होगा, 126 सीटों में कितना सीट प्राप्त हुई, 60 सीटें प्राप्त हुई। किसको, तो इसको, ठीक है। और जो 5 जो अलग अलग 5 आजाद पार्टी को भी मिला था, यानी 5 आजाद पार्टी वह पार्टी होता है जो किसी भी पार्टी से नहीं लड़ता है ना। जैसे अभी देखिएगा एमपी एमएलए जो होता है वो बीजेपी से लड़ेगा, कांग्रेस से लड़ेगा, तो वो किसी भी आजाद पार्टी, इस पार्टी का जो स्वतंत्र है, हम अकेले लड़ेंगे, जीतेंगे ठीक है, नहीं जीतेंगे, किसी पार्टी से सट पे नहीं रहता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी, ठीक है। जिसमें किसको बनाया गया था बाबू, तो ईएमएस, है ना, नबूदिरीपाद को सरकार बनाया गया था। किसी को कोई दिक्कत, लेकिन फिर भी इस भाई साहब को संविधान के आर्टिकल जो है 356 के तहत क्या कर दिया गया, इसको बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वो अपने बाबू क्या थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, है ना। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं बाबू, है ना, आगे देख लेते हैं सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, कुछ सोशलिस्ट पार्टी के भी बारे में जान लेते हैं। अभी इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखे, सोशलिस्ट पार्टी के भी बारे में देख लेते हैं। सोशलिस्ट पार्टी का देखिए चुनाव, ये जो है चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है ना, सोशलिस्ट पार्टी। तो कहता है कि कांग्रेस जन आंदोलन चल रहा था, तभी इस पार्टी का अंदर एक और पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1934 ईस्वी में गठन हुआ। अब देखिए कांग्रेस में ऐसे लोग थे, ऐसा नहीं है कि आपके दल में अगर 100 लोग है तो 100 लोग की मनोभावना एक ही रहेगी, यस या नो, अलग अलग होगा, अलग अलग सबकी मनोभावनाएं होती है ना। तो कांग्रेस पार्टी में भी लोग थे, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने क्या किया, एक अलग पार्टी का गठन कर लिया कांग्रेस में रहते हुए, सोशलिस्ट पार्टी। कौन सा पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। और ये क्या करने लगा, अलग होना चाहा, क्या करना चाहा, अलग होना चाहा। तो अब देखिए हम सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए, हम भी कांग्रेस में हैं, तुम भी कांग्रेस में हो, हम कह रहे भाई इधर आओ ना, देखो ना कांग्रेस अच्छा नहीं कर रहा हम लोग के साथ, भला बुरा ये सब है, ऐसा कर हम लोग एक मिल करके अलग पार्टी बना लेंगे। तो अब कांग्रेस के जो थे फाउंडर, अब देखा कि भाई ये सब तो क्या कर रहा है, ये तो अलगे पार्टी बना रहा है। जवाहरलाल नेहरू का था, इधर और को तुम लोग को बताते हैं, संविधान को पारी संशोधित किया और एक कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति एक दल को छोड़ के, एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। अगर वो पार्टी में है तो उस पार्टी में ही रहेगा। जा, अब तुम करो चेंज, बनाओ अपना से। तो इस संविधान को क्या कर दिया गया, संशोधित करके दोहरी सदस्यता को, है ना, दोहरी सदस्यता, है ना, सदस्यता यहाँ पर दोहरी सदस्यता होगा, सट्टा नहीं, सदस्यता, है ना, सदस्यता, है ना, धारण न कर सके, इस पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। क्या कर दिया, बैन लगा दिया। किसी को कोई दिक्कत। इसके बाद 1948 ईस्वी में, जबकि गठन कब हुआ था, 1934 ईस्वी में, सोशलिस्ट पार्टी की गठन, ठीक है। इसी कारण समाजवादियों को मजबूर होकर 1948 ईस्वी में एक अलग पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करा। और जो वो लोग जो थे, गठन तो हो गया, लेकिन बेचारा सब क्या करना, अब गठन हो गया तो इन्होंने संविधान में संशोधित करके ये कर दिया कि अब जा ही नहीं सकते हैं, धारण कर ही नहीं सकते हैं। तो मजबूरी में कहा नहीं, अब हमको अलगे होना पड़ेगा। अलग का मतलब कांग्रेस से अलग, तो अलग हो गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हम अलग है भाई, हम अपना बना सकते हैं, अधिकार है हमको, लेकिन आप उसमें रह करके नहीं कर सकते हैं। तो अलग से एक सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, कब, 1948 ईस्वी में। लेकिन गठन इसका कब हो गया था, 1934 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जीके में पूछ सकता है। किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे देख लेते हैं आचार्य नरेंद्र देव के बारे में। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में अब कहता है कि आचार्य नरेंद्र देव सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो ये किस पार्टी के संस्थापक थे बाबू, सोशलिस्ट पार्टी के। सोशलिस्ट पार्टी जो भी बना था 1948 ईस्वी में, इसके ही क्या थे बाबू, ये संस्थापक थे, यानी यही भाई साहब बनाए थे सोशलिस्ट पार्टी। समझ में आ गया। इसके बाद कहता है कि ये कई बार जेल भी गए, कांड अलग अलग कर रहा था तो जेल भी गए, ये कई बार जेल भी गए। और आजादी के आंदोलन के दौरान बौद्ध धर्म के ये विद्वान थे, ठीक है, यानी आजादी में भी भाग लिए थे, और ये बौद्ध धर्म के विद्वान थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। किसी को कोई दिक्कत, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में क्लियर है यहाँ तक। ये संस्थापक कौन थे बाबू, सोशलिस्ट पार्टी के। पूछ सकता है ये मेन पॉइंट कि सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे बाबू, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। किसी को कोई दिक्कत, चलिए नहीं है दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबू इसके बारे में तो हम क्या ही बोले, कौन नहीं जानता इसको, और इसके बारे में जितना बोले उतना कम है। दलितों के मसीहा, है ना, एससी एसटी समाज को न्याय दिलाने वाले, पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने वाले, है ना। इसके इतना तो आज तक कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, पढ़ा भी नहीं है ना। समझ में आ गया। तो चलो बस हम छोटा सा इसका परिचय देते हैं बाबू, ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे इसके बारे में।
बोलना शुरू करेंगे तो फिर कितना बोलते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा। तो यूं समझ लो कि शॉर्टकट समझ में आ गया। तो चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबू, भारत रत्न, भारत रत्न समझ में आ गया, है ना, संविधान का जनक। चलिए आगे देख लेते हैं। तो उन 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और 1956 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद विरोधी आंदोलन आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के महान नेता थे। यानी दलितों को न्याय दिलाने वाला एक महान नेता था। विरोधी दल का क्या था, ये नेता था। यानी जो विरोधी करता था, जो विरोध करता था, एक नहीं होने की बात करता था, उसका ये क्या था, विरोधी आंदोलन का नेता था। विद्वान और बुद्धिजीवी भी थे। विद्वान तो थे ही थे, बुद्धि भी लगाते, बहुत बुद्धिमान थे ये। इसके पास कई सारे डिग्रियां थी बाबू, जो डिग्रियां हम लोग अभी तक लिया नहीं, वो सोच लीजिए कब, आज अंग्रेज के समय में ही ले लिया था। इसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर, देखिए किसका, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का ये संस्थापक भी थे। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, किसका, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन एवं योजनाकार भी यही थे। तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा कि आपका पॉलिटिकल में, ठीक है, याद रखिएगा, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो गठन किया था, कौन किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे। किसी कोई दिक्कत। इसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर, किसके पार्टी, किसने किया था इसका गठन, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1956 ईस्वी में अपने हजारों अनुयायियों के साथ ये भाई साहब बौद्ध धर्म को अपनाए थे और इसकी मृत्यु भी 1956 ईस्वी में हुआ था। मरने से कुछ दिन पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। हम्म? हाँ, 1952 के चुनाव में ये भी चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन समझ रही है ना, देखो एक कहावत है ना, कुछ व्यक्ति का जन्म महान काम करने के लिए होता है, गंदे काम करने के लिए नहीं होता है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सभी प्यार से, स्नेह से, प्रेम से नाम लेते हैं, आदर करते हैं। लेकिन अगर राजनीति में अगर उतरता, मैं भी देखिए उतरना चाहिए था, लेकिन अगर राजनीति में उतरता तो कुछ व्यक्ति, कुछ छोड़ो, विरोधी पार्टी जरूर गाली देते हैं, लेकिन क्या आज कोई विरोधी पार्टी ऐसा है जो इसको गाली देगा, नहीं देगा। इसलिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ एक विशिष्ट कार्य करने के लिए ही धरती पर उतरते हैं और वो विशिष्ट कार्य खत्म करते हैं और अपना जगह पर वो चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं करना। बाबू, अधिकार नहीं था महिलाओं को 8 घंटे काम करने का अधिकार, आप लोग महिलाओं को तो बहुत विशेष अधिकार है बाबू, आरक्षण अभी 30% अलग है आप लोगों को, समान बराबरी का अधिकार है, जितना लड़का को है उतना अधिकार लड़की को भी है। आप लोग प्रेग्नेंट जब होते हैं तो आपको छुट्टी का अधिकार किसने दिया, यही सब दिया। समझ में आ गया। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर अधिकार दिलाए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान सभा के रचनाकार भी थे, अब सबको ही पता है संविधान सभा के क्या थे, ये रचनाकार भी थे। तो इसी के चलिए, कहता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में 1920 ईस्वी के दशक में, है ना, कब बाबू, आजादी से पहले का है, देखिए कोई भी जो दल था तो वो तो आजादी से पहले ही बना था। जैसे आपको बताए थे कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था बच्चा लोग, 1885। आईएनसी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देख सोचिए आजादी से कब का पहले का हुआ था। तो इसी तरह से साम्यवादी जो ये कम्युनिस्ट पार्टी था, 1920 के दशक में साम्यवादी समूह, है ना, कम्युनिस्ट ग्रुप, यह सामूहिक क्रांति से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे बाबू, साम्यवादी समूह से प्रेरित थे। देश के समस्याओं का समाधान करने के लिए साम्यवादी का रास्ता पकड़ना पड़ा। साम्यवादी का अर्थ होता है समाज के विचारधाराओं को बदल करके अच्छी चीजों को लाना। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा, बात समझ में आ रहा है। फिर 1935 से 1941 तक कांग्रेस में रहकर काम किया। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, 1935 से 41 तक किसमें रह करके काम किया, कांग्रेस का ही हिस्सा था, कांग्रेस में ही रह करके काम किया ये लोग। ठीक है, फिर कहता है कि फिर यह साम्यवादी 41 दिसंबर से क्या हो गया, अलग हो गया। कहा कि अब हम अपना खुद का एक क्या करेंगे, पार्टी को लेंगे। अब जैसे ऐसे समझो, जैसे 20 लोगों का समूह है, 20 लोगों के समूह अच्छा से 10 साल काम किया, अब उसी में से 4-5 को कहा कि नहीं, हमको समूह से लाभ कम हो रहा है, हम अपना एक अलग समूह बना लेंगे। तो इसी तरह से जो है बाबू, कांग्रेस से ही यह जो है कम्युनिस्ट पार्टी क्या हुआ, निकला। उस वक्त साम्यवादी ने ब्रिटेन को समर्थन किया, जो नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। देखिए जरा समझिएगा इस पॉइंट को, साम्यवादी ने ब्रिटेन को समर्थन किया, किसको समर्थन किया, ब्रिटेन को, है ना, जो नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे।
एक बात बताइए, चूंकि हम लोगों को 1920 ईस्वी के दशक में कौन था हम लोग के समय? अंग्रेज था। और अंग्रेज था तो हम लोगों को अंग्रेज को मार करके भगाना चाहिए था। लेकिन किसका साथ दिया गया? ब्रिटेन का ही साथ दिया, जो कि जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। हम लोगों को साथ किस साथ देना चाहिए? जर्मनी का, ताकि ब्रिटेन वाला को मार करके भगाए। लेकिन साथ ये किसका दिया? जर्मनी का दिया, है ना? समझ में आ गया? इसके बाद आगे 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि यह सच्ची आजादी नहीं है। इस विचार से तेलंगाना में हिंसक विद्रोह फैल को बढ़ावा मिला और फिर इन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला और इन्हें सेना के द्वारा भी दबा दिया गया। कहा कि हमें जो आजादी मिली है, ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहता? हमें जो आजादी मिली है वो सच्ची आजादी नहीं है। खून खोल गया सबका भाई, इतना मार पीट करके, इतना लड़ाई झगड़ा करके, इतना शहीदों की शहादत शहादत दे करके हम लोग आजादी पाए और कहते हैं कि आप सच्ची आजादी नहीं है। विरोध फैल गया पूरा इस पार्टी का, और जनता का भी क्या बोला, सपोर्ट नहीं मिला। सेना के द्वारा इसे, इस पार्टी को क्या किया गया? दबा दिया गया। बात समझ में आ रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। फिर कहता है कि अतः इन्होंने क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और पहले आम चुनाव में भाग लिया। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीती और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। तो देखिए 1947 में ये बात बोला कि हमें आजादी नहीं मिली है, और पहला आम चुनाव आप लोगों को पता होगा कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। हालांकि 51-52 हम समझाए थे, 51-52 में शुरू हुआ था, 52 का चरण में पूरा हुआ था। तो 51-52 में हुआ था, तो कहा कि देखो भाई, भड़काने से कोई फायदा है नहीं, पूरा शांति का मार्ग अपनाया। किसका मार्ग? क्रांति का रास्ता छोड़ करके किसका मार्ग अपनाया? शांति का। और धीरे धीरे लोगों के बीच गया, धीरे धीरे लोगों का बात सुना, और जब बात सुना तो फिर लोग, ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा जो है ये क्रांति का ये बोला था। आप मान के चले पहले कितने क्रूर थे, अगर आप फिर लोगों की सेवा करने लगेगा तो फिर आपको लोग अहमियत देने लगता है। तो इसके पास कितना, 47 में आजाद हुआ, 52 में चुनाव हुआ, टोटल 4 से 5 साल इसके पास समय मिला। तो ये लोगों का जा करके क्या किया? ये पार्टियां मदद की, सेवाएं की, जिसके कारण ये 1952 के चुनाव में अपना क्या हुआ, मतलब खड़ा हुआ। तो जीता भी, जीता नहीं, हार मिली, लेकिन 16 सीट से यहाँ पर जीती भी। तो 16 सीट मिला, और 16 सीट मिला तो सबसे बड़ा ये विपक्षी पार्टी मिला। देखिए विपक्षी पार्टी आप लोग समझ रहे हैं विपक्षी पार्टी क्या होता है? हाँ देखिए, एक होता है सत्ता पार्टी, एक होता है बच्चा लोग कौन सा पार्टी? सत्ता पार्टी, ठीक है। एक होता है सत्ता पार्टी, ठीक है। सत्ता पार्टी उसको कहेंगे जो जीती हुई पार्टी होती है। एक कौन होता है बाबू? जो जीती हुई पार्टी है। एक होता है विपक्षी पार्टी। विपक्षी पार्टी कौन होता है? देखो विपक्षी पार्टी भी उसी का हिस्सा होता है, लेकिन वो हारी हुई पार्टी होती है। क्या होती है? हारी हुई पार्टी होती है। अब विपक्षी हर कोई नहीं होता। मान के चलिए एक चुनाव में 10 गो पार्टी खड़ा हुई, 10 पार्टी खड़ा हुई, तो बाबू कोई जीतेगा एक ही, जीत तो किसी एक को ही मिलेगा, एक को मिलेगा तो वही सत्ता में जाएगा, वही सत्ता पार्टी कहलाएगा। तो सर विपक्षी पार्टी फिर कौन हो गया? तो विपक्षी पार्टी वह पार्टी होगा जिसको इन जीते हुए पार्टी से थोड़ा कम वोट मिले, यानी सबसे ज्यादा वोट मिले इनके तुलना में। यानी ये तो सबसे ज्यादा मिला तो ये तो जीता, लेकिन इनके तुलना में थोड़ा कम मिला। यानी 10 गो पार्टी में तो एगो जीत वाला होगा, बाकी जो 9 पार्टी है, 9 तो हारा हुआ पार्टी है ना जी, ये 9 पार्टी में से सबसे ज्यादा होगा वही विपक्षी बनता है। अब विपक्षी का होना भी जरूरी है। जैसे एक बात बताइए, अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा ना, तो आप बिगड़ जाइएगा, आप अपना मन का करिएगा, ठीक है, आप किसी का बात नहीं सुनिएगा। लेकिन अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो फिर आप संभल संभल के चलिएगा। तब उसी तरह से सत्ता में भी होता है, विपक्षी ही क्या करता है? काम करवाता है। पता चला कि बिहार का विकास नहीं हो रहा है, विपक्षी कहता है बिहार में कौन विकास कराए हैं, मुंह पे सीधे गिना देता है सदन में, आप कोई काम ही नहीं किए हैं। तो बंदा लाज से हो या डर से हो काम करता है, और साथ ही साथ कहता है भाइयों और बहनों, विपक्षी कहता है भाइयों और बहनों, ये सत्ताधारी दल कुछ नहीं कर रहा है, हमको इस बार वोट दीजिए, हम आपके बिहार को चकचका देंगे, है ना, नंबर 1 बनाएंगे। तो लोग कहता हाँ भैया सही है बोल रहा है, इस बार इसी को देंगे। तो डर से ही क्या करता है, अगर नहीं काम करेंगे तो फिर विपक्षी का टीम आ जाएगा, विपक्षी सत्ता में आ जाएगी, फिर हम लोग को बाहर कर देगी। तो इसलिए ये काम भी करता है, इसलिए इन दोनों का होना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? विपक्षी का भी होना जरूरी है। तो समझ में आ गया विपक्षी क्या होता है? चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। क्लियर है? फिर कहता है कि इनके प्रमुख नेता कौन थे बाबू? ए के गोपालन थे। याद रखिएगा, इसका प्रमुख नेता कौन? कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख नेता कौन? ए के गोपालन,
है ना, ऐसे डांगे, EMS नंबूद्रीपाद और PS जोशी थे। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, AK गोपालन, है ना, नंबूद्रीपाद, ये सभी थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आप लोग को नाम याद रखना है। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं बाबू, भारतीय जनसंघ। क्या था बाबू? भारतीय जनसंघ। अब जरा समझेंगे भारतीय जनसंघ। अभी जो आप बीजेपी देख रहे हो बाबू, बीजेपी देख रहे हो ना, भारतीय जनता पार्टी जो भी सत्ता में है, वो भारतीय जनसंघ का ही पहले क्या हुआ करता था? फॉर्म हुआ करता। तो नाम बदल गया, रूप बदल गया। अभी पहले हम लोग गरीब हुआ करते थे तो फटा पुराना पहनते थे। जैसे 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 डेवलप होता है, नाम भी बदलते जाता है कि नहीं? हर चीज बदलते चला जाता है। तो ये पहले क्या था बाबू? जनसंघ था। ये जो बीजेपी अभी देख रहे हो, क्या था? जनसंघ था। फिर RSS, फिर अब बीजेपी। बात समझ में आ रहा है? चलिए, उसी को देखते हैं। भारतीय जनसंघ का गठन 21 अक्टूबर 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। याद रखिएगा, जनसंघ का जो संस्थापक था, कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आजादी से पहले के समय इस दल का जो मतलब समूह था, समूह ही मानिए, सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। यानी ये जो दल था, ये आजादी से पहले किस में काम करते थे? RSS में करते थे, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक, है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS में काम किया करता था। फिर ये पहला आम चुनाव लड़ा, तो उसमें तो इसको विजय नहीं मिला, क्योंकि विजय किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। तो जनसंघ की विचारधारा बाकी दलों की विचारधारा से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, इसका भी विचारधारा बहुत अच्छा था। इसका मानना था कि एक देश, एक संस्कृति और एक क्या होना चाहिए? राष्ट्र का विकास होना चाहिए। यानी ये मांग रहे थे कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू है तो सिर्फ हिंदू ही रहना चाहिए, एक देश एक राष्ट्र का मांग कर रहा था। इसका भी हद तक सही था। लेकिन क्या हम लोग आजादी विभाजन पढ़े थे? क्या ऐसा पॉसिबल था? क्या एक जगह पे, हालांकि धर्म के आधार पर तो देश को बनाया गया था, पाकिस्तान बांग्लादेश बना था ना, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन क्या फिर हम लोग ऐसा थोड़ी ना कि भारत के सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते थे? नहीं गए थे। फिर भी यहाँ पर अल्पसंख्यक रह गए थे। कितने मुस्लिम जो है आपके मुसलमान भाई सब यहाँ पर रह गए थे। तो इन सब चीजों को देखे थे। लेकिन इनका मानना था कि एक देश, एक धर्म और एक राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, यह कहते थे कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर देश प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। यानी इनका कहना था कि भारतीय संस्कृति को अगर हम देखेंगे तो उसके आधार पर अगर हम काम करेंगे तो देश को और ताकतवर बनाया जा सकता है। तब बाबू भारतीय संस्कृति में हिंदू आ गए, तब हिंदू आएंगे तो मुस्लिम फिर उनको तो वोट करेंगे नहीं। तो यह सब भी कारण था उनके हार का। चलिए आगे देखते हैं। और अभी भी देखोगे बीजेपी हिंदू के पक्ष में रहते हैं। इसने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत करने की बात कही थी। यानी ये भारत और पाकिस्तान को कहा कि एक करके अखंड भारत बनाने की बात करना है, यानी एक ही भारत रहने दिया जाए। ठीक है, तो विभाजन नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने की इन्होंने क्या किया? आंदोलन भी किया था। क्लियर है? यानी ये इसका कहना था कि हिंदी को क्या कर देना चाहिए? राजभाषा बनाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसके बाद इस पार्टी को 1952 के चुनाव में 3 लोकसभा सीटों पर बहुमत मिला। देखिए, 1952 में इसको कितना सीट मिला? 3 है। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को कितना मिला? 6। तब विपक्षी में भी तो ये नहीं आएगा, विपक्षी भी नहीं बना था, क्योंकि अभी तुरंत बताया था विपक्षी वह पार्टी होता है जिसको हारे हुए पार्टी में सबसे ज्यादा वोट मिलता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद सीट मिला। और 1957 में, देखिए 1957 में आम चुनाव में 4 लोकसभा की सीटों पर इसको विजय हुआ। तो 1952 में 3 मिला, फिर 57 यानी अगला जो दूसरा जो आम चुनाव हुआ तो उसमें क्या गो मिला? इसको 4 गो सीट मिला, फिर भी बहुत कम था। ठीक है, जनसंघ के प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक थे। याद रखिएगा, कौन? तो बाबू श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो पहले ही बता दिए थे, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। RSS का यहाँ पर जो है प्रणेता कौन थे? ये सभी थे। कोई दिक्कत यहाँ पर? RSS या फिर भारतीय जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक, अभी बीजेपी। क्लियर है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट समझने का कोशिश करते हैं बच्चा लोग। अब विपक्षी पार्टियों का उद्भव, अभी तुरंत बताए थे विपक्षी पार्टी कैसे बनता है, तो जरा इनको समझ लेते हैं। विपक्षी पार्टी का उद्भव, भारत में शुरू से ही विपक्षी पार्टी है। इनमें कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से पहले बने थे। तो 1952 के आम चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टी हुआ करती थी। यानी वो उसका, देखिए पार्टी में होता क्या है, लोगों के विचारों को या तो समर्थन किया जाता है या फिर क्या किया जाता है? उसका विरोध किया जाता है। आदमी का थोड़ी ना विरोध होगा, उसका विचार। अब हर पार्टी का अपना अपना मत होता था, अपना अपना विचार होता था कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मानता था वहां पर।
ठीक है। सभी पार्टियों की जड़ 1950 के विपक्षी पार्टियों में खोजी जा सकती है। यानी 1950 से पहले भी विपक्षी थे, ठीक, आजादी से पहले, फिर आम चुनाव के बाद भी कई सारे विपक्षी सामने आए। भले ही शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन विपक्षी पार्टी ने अपना मौजूदगी का उस वक्त भी एहसास दिलाया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग देखे थे कि कांग्रेस का दबदबा सबसे ज्यादा था। सोचिए ना, 164 सीट ले आया था, ठीक है। कांग्रेस का दबदबा तब भी था, लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टी यह एहसास दिलाती थी कि नहीं, हमको भी लोग पसंद करते हैं, आप काम सही से करिए। बात समझ में आ रहा है? कांग्रेस को ये एहसास दिलाते रहता था। कहता है कि यह पार्टी कांग्रेस को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। यानी ये जो विपक्षी पार्टी थी बाबू, वही लोकतंत्र विरोधी। नहीं तो एक बात तो अभी तुरंत नहीं बताया था, अगर आपको छूट दे देगा तब अपने मन का करिएगा, जबकि विरोधी कहा है नहीं, लोकतंत्र करना है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, यहाँ जनता आपको चुना है, तो इसलिए जनता का भलाई होनी चाहिए। ये लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका था। आजादी के बाद अंतरिम सरकार के बारे में समझाए थे कि आजादी जब मिली थी तो पहला काम चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 में ना लोग चुना था प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सब कितने होंगे। लेकिन 1952 से पहले तो हमारा देश तो 5 साल पहले आजाद हो गया था। तो फिर कौन सरकार था? तो अंतरिम सरकार। जो अंतरिम सरकार के रूप में कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था, वही ना संभाल रहा था। और कहता है कि मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन? आरएसएस के प्रणेता, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्षी नेता में क्या थे? शामिल थे। यानी ये सब विपक्षी नेता में शामिल थे। चलिए इसके बाद आगे समझ लेते हैं बच्चा लोग। अब स्वतंत्र पार्टी के बारे में समझते हैं। ये भी जैसे कांग्रेस पार्टी देखे, आरएसएस देखे, कम्युनिस्ट पार्टी देखे, इन सब से भी अलग है हमारा स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। अब स्वतंत्र पार्टी क्या होता है बाबू? ये किसी में गठबंधन नहीं करता था, किसी में भी नहीं मिलता था, स्वतंत्र रहता था, ठीक है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खादान के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ, ठीक है। इसी के बाद 1919 पार्टियां आई। कब आई थी? दूसरा आम चुनाव के बाद हुई थी। अगस्त माह में स्वतंत्र पार्टी क्या आई? अस्तित्व में आई। तो आपको पूछेगा कि स्वतंत्र पार्टी का उद्भव कब हुआ था? तो 1959 में, ठीक है। यानी दूसरा आम चुनाव के बाद आया था। इसका कौन था प्रणेता? सी राजगोपालाचारी, एस मुंशी, एनजी रंगा और मीनू मसानी इस पार्टी के क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। बात समझ में आ रहा है? इस पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे, याद रखना है। यह पार्टी आर्थिक मसलों पर अपना अपना पक्ष रखता था, इसलिए यह पार्टी सभी से अलग था। ये लोकतांत्रिक या फिर राजनीति में हिस्सा नहीं लेता था। यह आर्थिक मसला, यानी लोगों की गरीबी को कैसे सुधारा जाए, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए, उन पर ये क्या करते थे? विचार करते थे। इसलिए लोग इसको पसंद भी करते थे। अगर आप किसी के घर में जाकर के आप ये सजेशन दीजिएगा कि बाबू तुम ये काम करो तब तुम्हारा घर का स्थिति सही होगा, तो हद तक लोग आपको पसंद करेंगे। मेन तो यही है ना, आर्थिक चीजें, ठीक है। तो ये चीजें, ठीक है। यह पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था का काम में हस्तक्षेप ना करे, है ना। सरकार अर्थव्यवस्था के काम में हस्तक्षेप ना करे, यानी जो अर्थव्यवस्था का काम होता है सरकार उसमें अच्छी तरह से काम करे और उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, यानी ठीक ठाक से काम करना है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो इनका काम क्या था? अर्थव्यवस्था से था। ये नहीं कहता था हम लोगों को, नेता उसा भाषण देता था, वैसा नहीं। इसका काम ही क्या था? अलग था। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए सी राजगोपालाचारी, अभी तुरंत बताए थे, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी, है ना। सी राजगोपालाचारी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बबुआ इसका जन्म 1878 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। सी राजगोपालाचारी ये कांग्रेस के क्या थे बाबू? वरिष्ठ नेता थे और साहित्यकार भी थे, है ना। इसके बाद गांधी जी के बहुत नजदीकी व्यक्ति थे, करीबी व्यक्ति थे, मानने वाले थे। और संविधान सभा के क्या थे? सदस्य भी थे, संविधान सभा के सदस्य थे। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, याद रखिएगा जीके में। भारत के पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का कह सकते हैं, है ना। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। ये पूछता है जीके में, ये आएगा कंफर्म, ध्यान रखना है। पहला भारतीय जिसे भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। तो भारत का सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला था? इसी को मिला था, याद रखिएगा। और मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने थे। देखिए सी राजगोपालाचारी, इतना सारे चीज थे। बात समझ में आ गया? तो चलिए किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब चलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर डिटेल देखेंगे। 1901 ईस्वी में ये जन्म लिए थे और 1953 ईस्वी तक यहाँ पर इसका कार्यकाल था। यहाँ पर देख रहे हैं 1901 ईस्वी में जन्म लिया और 1953 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत कम मतलब उम्र में ये मर गए थे, ठीक है।
यह हिंदू नेता थे और हिंदू महासभा के भी नेता थे, यानी ये हिंदू नेता थे। क्या थे? हिंदू नेता थे। यह भारतीय जनसंघ यानी आरएसएस की स्थापना की। अभी तुरंत बताए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही किसका स्थापना किया था? भारतीय जनसंघ का स्थापना किया था। ठीक है। आजादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे, यानी जब आजादी हुआ था, जब मंत्रिमंडल की गठन हुई थी, ठीक है, तो इसमें ये मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके थे, जिन्होंने 1950 में इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर के, किस संबंधों को लेकर के? पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर के, कि पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध नहीं है, पाकिस्तान, ये सब मतलब पाकिस्तान के विचारों पर जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। कब? अंतरिम सरकार जब चल रही थी तब। ठीक है। और इसका तो फिर 1953 में मृत्यु हो गई थी। बात समझ में आ गया? तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ज्यादा पूछा जाएगा तो ये किसके प्रणेता थे? तो याद रखिएगा, जनसंघ के। किसके? जनसंघ के, है ना। यहाँ पर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। किसी को कोई दिक्कत? दो लेसन एक दल का प्रभुत्व पूरी तरह से कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग समझे कि किस तरह से कांग्रेस का दबदबा रहा, और भी कई सारे पार्टियां आई विपक्षी के रूप में, लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार 3 बार जीतती रही। बात समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों को पढ़े हैं, तो ठीक है, रहने दिया जाए।